कभी कभी सबसे बड़ा मिस्ट्री वो नहीं होता जो छुपा हो, बल्कि वो होता है जो सबको पहले से क्लियर लग रहा होता है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली रहस्य। कहानी की शुरुआत एक फ्यूनरल सीन से होती है और पहले ही मिनट में हमें पता चल जाता है कि इस फैमिली के साथ कुछ बहुत दुखद हो चुका है। वॉनल बताता है कि उसका सबसे छोटा भाई जेहून अब इस दुनिया में नहीं रहा। मामला एक मिस्ट्री केस माना जा रहा है। एक नोट मिला था, सिक्योरिटी फुटेज भी मौजूद थी और पहली नज़र में लग रहा था कि मामला ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितनी शुरुआत में लगती हैं। फ्यूनरल के दौरान वॉनल के लेफ्टिनेंट उससे मिलने आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉनल एक पुलिस ऑफिसर है। लेफ्टिनेंट उसे सपोर्ट देते हैं और याद दिलाते हैं कि उसकी टीम भी उसके परिवार की तरह है। मुझे ये डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि पूरी कहानी में फैमिली का कॉन्सेप्ट बार बार सामने आता है, लेकिन हर कैरेक्टर के लिए फैमिली का मतलब अलग है। इसके बाद लेफ्टिनेंट और एक दूसरे ऑफिसर की बातचीत से हमें पता चलता है कि फ्यूनरल में बहुत कम लोग आए थे। उनके माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है और अब 3 भाइयों में से एक भी चला गया। ये सीन काफ़ी सटली दिखाता है कि यह फैमिली कितनी आइसोलेटेड हो चुकी है। कट टू, अब पहली बार हमें जियून दिखाई देता है और यहीं से कहानी ऑडियंस को अनकंफर्टेबल महसूस कराना शुरू कर देती है। जियून पूरी तरह गिल्ट में डूबा हुआ है। वह खुद को जेहून की मौत के लिए जिम्मेदार मान रहा है। उसे लगता है कि उसने बड़े भाई होने का फर्ज ठीक से नहीं निभाया। मेरे हिसाब से यह गिल्ट ही आगे चलकर उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनता है। इसके बाद वॉनल जेहून का कमरा साफ कर रहा होता है। यही उसे एक नोट मिलता है। उस नोट से पता चलता है कि जेहून अपने जीवन की असफलताओं से टूट चुका था। स्कूल, करियर, डेट और लगातार गलत फैसले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोट में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाद में सस्पिशियस लगने लगती हैं। यानी स्टोरी शुरुआत से ही क्लूज छोड़ना शुरू कर देती है। वॉनल हमें बताता है कि उनके पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और कुछ समय बाद उनकी माँ भी गुजर गई। यानी जेहून की मौत कोई अकेली ट्रेजेडी नहीं थी। ये परिवार पहले से ही लगातार लॉस और ग्रीफ का सामना करता आया है। यही वजह है कि हर नया नुकसान पुराने घावों को भी फिर से खोल देता है। रात को वॉनल और जियून बेड पर करीब आते हैं। दोनों बेहद इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं और पहली बार हमें उनके बीच की डिपेंडेंसी समझ आने लगती है। वॉनल बार बार जियून को फ्यूचर की याद दिलाने की कोशिश करता है, उसके एक्टिंग करियर की, उसके अपकमिंग ड्रामा की, उसके ड्रीम्स की। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रास्ट देखने को मिलता है। वॉनल आगे बढ़ना चाहता है, वह चाहता है कि दोनों धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस लौटें, लेकिन जियून अभी भी पूरी तरह अतीत में फंसा हुआ है और यही डिफरेंस आगे कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है। अगली सुबह वॉनल अपनी ड्यूटी पर लौट जाता है। उसके कोवर्कर्स उसे समझाते हैं कि ट्रॉमा का असर अक्सर हमारी सोच से ज़्यादा गहरा होता है। और ऑनेस्टली ये डायलॉग सिर्फ वॉनल पर नहीं बल्कि इस पूरी कहानी पर लागू होता है, क्योंकि लगभग हर कैरेक्टर अपने किसी पुराने ट्रॉमा से लड़ रहा है। फिर अचानक वॉनल के पास जियून का फ़ोन आता है। शुरुआत में बातचीत सामान्य लगती है, लेकिन धीरे धीरे जियून की बातें अजीब लगने लगती हैं। वह बार बार माफ़ी मांगता है, बीती बातों का जिक्र करता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी तरह का फेयरवेल दे रहा हो। यही ऑडियंस को भी खतरे का एहसास होने लगता है। वॉनल तुरंत घर की ओर भागता है। अब उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है। उसे महसूस हो चुका है कि कुछ ठीक नहीं है। घर पहुंचकर वह जियून को ढूंढने लगता है और इसी दौरान कहानी का इमोशनल टेंशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जियून के साथ क्या हुआ। असली सवाल यह है, क्या जियून भी उसी अंधेरे में गिरता जा रहा है और क्या वॉनल समय रहते उसे बचा पाएगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटा वॉनल अपनी माँ के साथ गू फैमिली में शिफ्ट होता है। उसकी माँ उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि अब से यह उसका नया परिवार है। यहाँ उसके स्टेपफादर हैं, छोटा भाई जेहून है और एक बड़ा भाई जियून भी है जो उससे 2 साल बड़ा है। इस सीन में फैमिली एटमॉस्फेयर काफ़ी वार्म दिखाया गया है। ऑथर शुरुआत में एक होपफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे बाद की ट्रेजेडी और भी इम्पैक्टफुल लगती है। इसके बाद एक क्यूट मोमेंट आता है जहां जेहून अपने नए बड़े भाई वॉनल को स्ट्रॉबेरी जूस ऑफर करता है, लेकिन उससे पहले ही जियून आकर वह जूस खुद पी लेता है और मजाक में कहता है कि जेहून जूस बनाने में अच्छा नहीं है। यहाँ दोनों भाइयों की सिबलिंग केमिस्ट्री काफ़ी नेचुरल लगती है।
जेहून नाराज होता है लेकिन ऑडियंस को साफ दिखता है कि परिवार में अभी भी प्यार और मस्ती मौजूद है। फिर बात आती है जेऊन के ऑडिशन की। हमें पता चलता है कि वह ऑडिशन में सफल नहीं हो पाया। यहाँ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और सिबलिंग कंपैरिजन का थीम सामने आता है। जेहून को पढ़ाई में परफेक्ट बताया जाता है, जबकि जेयून खुद को कम केपेबल समझने लगता है। मेरे हिसाब से यही वह पॉइंट है जहां जेयून के अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप होती हुई दिखाई देती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आते हैं जहां दोनों के बीच फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चल रहा था, जहां वॉनल जेयून की हालत देखकर काफी परेशान है। वह महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में अगर कोई हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है तो वह जेयून ही है। ये डायलॉग कहानी के इमोशनल कॉ को डिफाइन करता है। फिर फ्लैशबैक एक बहुत दुखद मोड़ लेता है। वॉनल अपने पिता से मां के लिए मेडिसिन लाने की रिक्वेस्ट करता है। उस दिन मौसम बेहद खराब होता है और बाद में एक दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो जाती है। यहाँ कहानी गिल्ट और ब्लेम की थीम को एक्सप्लोर करती है। वॉनल खुद को जिम्मेदार मानने लगता है, जबकि परिवार का दर्द भी उसे इमोशनली तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉनल की मां गहरे शोक में चली जाती हैं। कुछ समय बाद वह वॉनल से माफ़ी मांगती है और उसे खुश रहने की कोशिश करने के लिए कहती है। ये सीन दिखाता है कि ग्रीफ किस तरह पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। एक और फ्लैशबैक में वॉनल स्कूल ट्रिप से सुवेनियर्स लेकर आता है। जेयून सुझाव देता है कि सभी लोग इन्हें फैमिली फोटो के दौरान पहने। ये छोटा सा मोमेंट दिखाता है कि जेयून हमेशा परिवार को साथ रखने की कोशिश करता था। यही वजह है कि बाद में वॉनल उसके प्रति इतना इमोशनली अटैच दिखाई देता है। प्रेजेंट में लौटकर वॉनल खुद को रोकने की कोशिश करता है। वह समझता है कि उसकी फीलिंग्स और उसकी सिचुएशन दोनों बेहद कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ कहानी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पर ज़्यादा फोकस करती है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस पूरे स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी कैरेक्टर राइटिंग है। स्टोरी हमें ये दिखाती है कि कई बार इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द उन लोगों के खोने का डर देता है जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे हों। वॉनल और जेयून का बॉन्ड इसी फियर, गिल्ट और इमोशनल डिपेंडेंस के आसपास बिल्ड किया गया है। और तभी वॉनल के फ़ोन पर लेफ्टिनेंट का कॉल आता है, जो आगे की स्टोरी के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट सेट करता है। अब सवाल यह है कि यह कॉल क्या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाला है, और क्या वॉनल और जेयून अपनी इमोशनल स्ट्रगल से बाहर निकल पाएंगे। कट टू, अब हम वॉनल को उसकी पुलिस ड्यूटी पर देखते हैं। बाहर लगातार स्नो गिर रही है और एटमॉस्फेयर काफ़ी कोल्ड और डिप्रेसिंग दिखाई देता है। ऑथर यहाँ वेदर का इस्तेमाल कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट दिखाने के लिए करता है। लेफ्टिनेंट ऑफिसर वॉनल को देखकर तुरंत नोटिस करता है कि उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं लग रही। वह पूछता है कि उसके भाई जेयून का क्या हाल है और क्या वह घर पर अकेला है। वॉनल बताता है कि फिलहाल उसका मैनेजर उसकी देखभाल कर रहा है। इसके बाद लेफ्टिनेंट बताता है कि उन्होंने एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क को पकड़ा है, इसलिए सभी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स को भी बुलाना पड़ा। ये सीन छोटा जरूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जबकि वॉनल प्रोफेशनल ड्यूटी पर मौजूद है, उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह अपने परिवार में उलझा हुआ है। यानी फिजिकली वह पुलिस स्टेशन में है, लेकिन मेंटली कहीं और। जब लेफ्टिनेंट वहां से चला जाता है, वॉनल अकेला खड़ा होकर गिरती हुई बर्फ को देखता है। वह सोचता है कि घर में उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वहां का माहौल किसी भी ठंड से ज़्यादा घुटन भरा था। मेरे हिसाब से ये डायलॉग बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ फिजिकल कोल्डनेस और इमोशनल सफिकेशन का कंपैरिजन किया गया है। तभी जेयून का मैनेजर वहां पहुंचता है। वॉनल उसे देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है कि वह जेयून को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आया। इस रिएक्शन से साफ पता चलता है कि वॉनल अभी भी जेयून की सेफ्टी को लेकर बेहद एंग्शियस है। मैनेजर उसे शांत करते हुए बताता है कि जेयून दूसरे स्टाफ मेंबर्स के साथ है और फिलहाल सुरक्षित है। फिर बातचीत जेहून की ओर मुड़ती है। मैनेजर बताता है कि जेहून का जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा। वह लगातार गलत फैसलों में फंसता गया और आखिरकार परिवार पर भी उसका असर पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वॉनल सारी समस्याओं के बावजूद सिर्फ एक ही बात कहता है, लेकिन हम परिवार थे। और यही डायलॉग पूरे सीन का इमोशनल सेंटर बन जाता है। मैनेजर आगे बताता है कि जेयून ने बहुत छोटी उम्र से अपने भाइयों की जिम्मेदारी उठाई। उसने अपने करियर से ज़्यादा परिवार को प्राथमिकता दी। मेरे अनुसार यह जानकारी ऑडियंस को जेयून के कैरेक्टर को नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देती है। अब वह सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसने लगातार सैक्रिफाइस किए हैं।
इसके बाद कहानी हमें उस रूफटॉप पर ले जाती है जहां जिहून की मौत हुई थी। वॉनर नीचे देखकर सोचता है कि ये जगह कितनी ऊंची है। वह महसूस करता है कि चाहे भाइयों के बीच कितनी भी दूरी रही हो, ब्लड रिलेशन का दर्द अलग ही होता है। और शायद जियून इस लॉस को उससे भी ज्यादा गहराई से महसूस कर रहा है। हमें पता चलता है कि मैनेजर ने वॉनर से एक फेवर मांगा था। उसे लगता है कि उसका कंपनी क्रेडिट कार्ड रूफटॉप पर कहीं गिर गया था। इसी वजह से वॉनर वहां उसे ढूंढने आया है। लेकिन ऑडियंस समझ सकती है कि वॉनर सिर्फ कार्ड नहीं ढूंढ रहा, वह अपने बिखरे हुए इमोशंस को भी समझने की कोशिश कर रहा है। तभी एक इमोशनल फ्लैशबैक सामने आता है। छोटा वॉनर गिल्ट से टूट चुका है और अपने पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है। लेकिन जियून उसे रोकते हुए कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यही वह मोमेंट है जिसने शायद वर्षों तक वॉनर को संभाले रखा, क्योंकि जब पूरा संसार उसे दोषी मान रहा था, तब जियून ही उसका सहारा बना। यहाँ कहानी गिल्ट, ग्रीफ और इमोशनल डिपेंडेंसी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर कर रही है। वॉनर बार बार खुद को दोष देता है, लेकिन जियून हमेशा उसे बचाने की कोशिश करता है। यानी दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के इमोशनल एंकर बन चुके हैं। प्रेजेंट में वापस आकर वॉनर एक महत्वपूर्ण रियलाइजेशन पर पहुंचता है। वह समझता है कि उसे सिर्फ अतीत में नहीं जीना चाहिए, उसे आगे बढ़ना होगा। उसे बर्फ गिरते देखनी है, उसे आने वाले स्प्रिंग का इंतजार करना है, और सबसे जरूरी बात, उसे जियून को बचाना है। मेरे हिसाब से ये पूरे स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पहली बार वॉनर सर्वाइवल मोड से निकलकर एक्शन मोड में आता दिखाई देता है। लेकिन तभी कहानी एक नया मिस्ट्री एलिमेंट इंट्रोड्यूस करती है। वॉनर को रूफटॉप पर कुछ महसूस होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद वही क्रेडिट कार्ड होगा जिसे वह ढूंढ रहा था, लेकिन जब वह उसे देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह क्रेडिट कार्ड नहीं, जियून का नेकलेस निकलता है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जियून का नेकलेस रूफटॉप पर कैसे पहुंचा? क्या जियून घटना वाले दिन वहां आया था? क्या उसने कुछ ऐसा देखा था जो बाकी लोगों को नहीं पता? या फिर जिहून की मौत के पीछे अभी भी कोई छुपा हुआ सच बाकी है? सीन कट होकर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। वॉनर अपने हाथ में जियून का लॉकेट लिए बैठा हुआ है और लगातार उसी के बारे में सोच रहा है। वह मन ही मन सवाल कर रहा है, अगर यह सच में ह्योंग का लॉकेट है, तो ये रूफटॉप पर पहुंचा कैसे? और यहीं से उसके दिमाग में शक की एक नई चेन शुरू हो जाती है। मेरे हिसाब से यह वही मोमेंट है जहां कहानी सिंपल फैमिली ड्रामा से निकलकर मिस्ट्री टेरिटरी में एंटर करना शुरू करती है। तभी लेफ्टिनेंट ऑफिसर एक गिरफ्तार अपराधी को लेकर अंदर आता है। यह आदमी पाक हुनम है, जो जिहून के अतीत से जुड़ा हुआ निकलता है। शुरुआत में वह हमेशा की तरह सार्कास्टिक और इरिटेटिंग बिहेवियर करता है, लेकिन फिर अचानक बातचीत जिहून पर आ जाती है। जब वॉनर उसे बताता है कि जिहून अब इस दुनिया में नहीं है, तो पाक हुनम एक ऐसी बात बोल देता है जो पूरी कहानी की डायरेक्शन बदल देती है। पाक हुनम कहता है कि जिहून का कर्ज किसी और ने चुकाया था, और वह कोई और नहीं बल्कि जियून था। ये सुनकर वॉनर पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि अब तक वह यही मानता आया था कि जिहून ने खुद अपना कर्ज चुकाया था। यही पहली बार नोट और रियलिटी के बीच कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। और ऑनेस्टली, यहीं से इन्वेस्टिगेशन जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होने लगती है। अब वॉनर डेट्स को जोड़ना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जियून ने कर्ज 8 तारीख की रात को चुकाया था, लेकिन जिहून की मौत का अनुमान भी लगभग उसी दिन का था। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जियून को जिहून की मौत के बारे में पहले से पता था, या फिर यह सब सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस था? स्टोरी ऑडियंस को जानबूझकर कंफ्यूज करती है ताकि सस्पेंस बना रहे। अब वॉनर सीधे इन्वेस्टिगेशन मोड में चला जाता है। वह अपार्टमेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी फुटेज दोबारा चेक करने लगता है। यहाँ मुझे वॉनर का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि एक तरफ वह पुलिस ऑफिसर है जो सच ढूंढना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वह एक ऐसा इंसान भी है जो डरता है कि कहीं सच उसके अपने ह्योंग के खिलाफ न निकल जाए। फुटेज और एविडेंस को जोड़ने पर एक डिस्टर्बिंग पैटर्न बनना शुरू होता है। रूफटॉप पर मिला लॉकेट, मिस्ट्री नोट में झूठ, जियून का स्टेयर्स यूज करना, और जिहून का रूफटॉप तक जाना। इन सभी चीज़ों को अलग अलग देखा जाए तो शायद कोई बड़ी बात नहीं लगे, लेकिन जब इन्हें एक साथ रखा जाता है तो पिक्चर बदलने लगती है। कट टू, शाम को वॉनर घर लौटता है, और यहाँ एटमॉस्फेयर अचानक फिर से इमोशनल हो जाता है। जियून घर वापस आता है और हमेशा की तरह वॉनर के करीब बैठ जाता है।
वह कैजुअली बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन ऑडियंस जानती है कि वॉनल के दिमाग में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तभी वॉनल सीधे लॉकेट का जिक्र करता है। वह पूछता है कि उसका लाल रंग वाला फैमिली नेकलेस कहाँ है, और यही जियून का बिहेवियर बदलना शुरू होता है। वह एक ऐसा जवाब देता है जो सीधे ऑडियंस को अनकंफर्टेबल कर देता है। वह पूछता है, क्या तुम्हें वह रूफटॉप पर मिला? अब यहाँ से सीन पूरी तरह साइकोलॉजिकल बन जाता है। जियून खुद सारे एविडेंस गिनाने लगता है, लॉकेट, मिस्ट्री नोट, सिक्योरिटी फुटेज, रूफटॉप, जिहून। और फिर वह एक सवाल पूछता है, क्या अब मैं जेल जाने वाला हूँ? मेरे हिसाब से यह कहानी के सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि जियून सीधे कन्फेशन नहीं करता, लेकिन वह खुद उन सारी चीज़ों को सामने रख देता है जिनसे शक उसी पर जाता है। लेकिन यहाँ वॉनल एक पुलिस ऑफिसर की तरह रिएक्ट नहीं करता, वह एक भाई की तरह रिएक्ट करता है, या शायद उससे भी ज़्यादा। वह साफ कह देता है कि वह जियून के बिना नहीं रह सकता। उसकी पहली प्रायोरिटी सच नहीं है, उसकी पहली प्रायोरिटी जियून है। और यही बात इस रिलेशनशिप को कहानी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा बनाती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो वॉनल इस समय दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसका कानून और न्याय का कर्तव्य है, दूसरी तरफ उसका इमोशनल अटैचमेंट है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट और भी डेंजरस होता जा रहा है। सीन आगे बढ़ता है और वॉनल बार बार जियून से वादा मांगता है कि वह सिर्फ काम पर ध्यान दे, कहीं न जाए, किसी से बात न करे और उसे अकेला छोड़कर न जाए। ये डायलॉग सिर्फ कंसर्न नहीं दिखाता, ये डिपेंडेंसी भी दिखाता है। और फिर जियून के मन की आखिरी लाइन सुनाई देती है कि जब वह 14 साल का था तब से वॉनल ही उसके दिमाग में है। और ऑनेस्टली ये लाइन पूरे रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर देती है। अब ये सिर्फ फैमिली ट्रेजेडी की कहानी नहीं रह जाती, यह ऑब्सेशन, गिल्ट, डिपेंडेंसी और हिडन ट्रूथ्स की कहानी बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या जियून सच में जिहून की मौत के बारे में कुछ छिपा रहा है, या कहानी जानबूझकर हमें गलत दिशा में ले जा रही है? सीन कट होता है और हम जियून को देखते हैं जहां उसके पिता लगातार उसे नीचा दिखाते हैं। वह उसके एक्टिंग ऑडिशंस का मजाक उड़ाते हैं, उसकी तुलना जिहून से करते हैं और उसे बार बार ये महसूस करवाते हैं कि वह काफ़ी अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से यह सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जियून की इमोशनल वूंड्स शुरू होती हैं। लेकिन इसी कठिन समय में एक इंसान हमेशा उसके साथ खड़ा दिखाई देता है, वॉनल। जब जियून को पनिशमेंट देकर स्टोरेज रूम में भेज दिया जाता है, तब छोटा वॉनल चुपचाप उसके लिए ठंडा तौलिया लेकर आता है। वह उससे बात करता है, उसका हौसला बढ़ाता है और यहाँ तक कहता है कि एक दिन वह फेमस बनेगा। यह शायद पहली बार था जब किसी ने जियून पर विश्वास किया था, और मुझे लगता है कि यहीं से जियून का इमोशनल अटैचमेंट शुरू हुआ। समय बीतता है, माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। जिहून लगातार गुस्से, कर्ज और अपनी समस्याओं में डूब चुका है। वह वॉनल को दोष देता है, उस पर चिल्लाता है और परिवार की हर ट्रेजेडी का जिम्मेदार उसे मानता है। फिर कहानी हमें उस दिन पर लेकर जाती है जिसने सब कुछ बदल दिया। जिहून अपने कर्ज से परेशान है और वह एक ऐसा प्लान बताता है जिससे वॉनल को खतरा हो सकता था। यही जियून को एहसास होता है कि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही, अब वॉनल की सेफ्टी भी दांव पर है। इसके बाद जियून एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वह जिहून को विश्वास दिलाता है कि वह इंश्योरेंस मनी के बारे में बात करना चाहता है और दोनों रूफटॉप पर मिलने का तय करते हैं। इस दौरान हमें यह भी पता चलता है कि जियून को आखिरकार एक बड़ा एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल चुका था, यानी उसकी जिंदगी शायद बेहतर होने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद उसका पूरा ध्यान सिर्फ वॉनल पर है। अब हम रूफटॉप पर पहुंचते हैं और यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। जिहून लगातार इंश्योरेंस मनी और पैसों की बात करता रहता है, जबकि जियून की सोच कहीं और है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ एक है, वॉनल। और इसी कॉन्फ्रंटेशन के दौरान वह ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से पूरी कहानी शुरू हुई थी। यही रिवील होता है कि जिहून की मौत वास्तव में वैसी नहीं थी जैसी शुरुआत में दिखाई गई थी। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प हिस्सा मिस्ट्री केस रिवील नहीं है, सबसे दिलचस्प हिस्सा लॉकेट है, क्योंकि जियून जानबूझकर वह लाल लॉकेट रूफटॉप पर छोड़ देता है। वह उसे छुपाता नहीं, बल्कि चाहता है कि वॉनल उसे ढूंढे। यह एक क्लू है, एक कन्फेशन है और शायद एक फेयरवेल मैसेज भी। अगर जियून के कैरेक्टर को ध्यान से देखें
तो वह पूरी कहानी में एक ही चीज करता है, वह वोनल को बचाने की कोशिश करता है। बचपन में इमोशनल पेन से, माता पिता की मौत के बाद गिल्ट से, और आखिर में जेहून से। लेकिन समस्या यह है कि उसकी प्रोटेक्शन धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाती है, और यही चीज उसे विनाश की ओर ले जाती है। स्टोरी का सबसे ट्रैजिक एस्पेक्ट यह है कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। वोनल सोचता है कि वह जियून के बिना नहीं जी सकता, और जियून भी अपनी पूरी दुनिया वोनल के इर्द गिर्द बना चुका है। यानी दोनों एक दूसरे का सहारा भी है और एक दूसरे की कमजोरी भी। और आखिर में जब जियून लॉकेट वही छोड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह एक आखिरी फैसला वोनल पर छोड़ रहा हो। क्या वोनल सच को स्वीकार करेगा? क्या वह एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोचेगा, या एक ऐसे इंसान की तरह जो अपने ह्योंग से बेहद जुड़ा हुआ है? पर्सनली मुझे लगता है कि इस कहानी का असली विषय मिस्ट्री नहीं है। ये गिल्ट, ग्रीफ, फैमिली ट्रॉमा और इमोशनल डिपेंडेंसी की कहानी है। एंडिंग ये सवाल छोड़ती है कि क्या किसी को बचाने की कोशिश में इंसान खुद को खो सकता है, और शायद जियून का कैरेक्टर उसी सवाल का सबसे दुखद जवाब है। यही वजह है कि यह एंडिंग सिर्फ शॉकिंग नहीं लगती, ये डीपली ट्रैजिक भी महसूस होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।